है दोस्तों, ये हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लीज इंडिया 116 में क्या पेंडिंग है, सिर्फ बुक्स ऑफ लेसर। तो ये हम इसको भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। बुक्स ऑफ लेसर अब हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर बुक्स ऑफ लेसर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपकी जो लीज है उसको आपको क्लासीफाई करना है, क्या वो ऑपरेटिंग है या वो फाइनेंस है। अभी कैसे हम जो है क्लासीफाई करेंगे, और ऑपरेटिंग आपकी मानी जाएगी अगर वो फाइनेंस लीज नहीं है तो। बड़ा सिंपल है, फाइनेंस लीज नहीं है तो वो क्या होगी आपकी ऑपरेटिंग। अब देखते हैं कि फाइनेंस लीज कब होगी। फाइनेंस लीज का मतलब है अगर आपने ट्रांसफर कर दिया ऑल राइट और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप, आपने जितने भी उसके बेनिफिट हैं, कोई भी उसका रिस्क है, वो सारा आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम मान लेंगे कि वो फाइनेंस लीज है। और ये कब मानेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आइए उन कंडीशंस को हम देखते हैं। कंडीशंस क्या कहती हैं कि आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म पर आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मान लेंगे फाइनेंस लीज है। आप परचेज ऑप्शन दे रहे हैं, ऐसा परचेज ऑप्शन जो प्राइस है लोअर देन द फेयर वैल्यू एंड लीज लेस ही जो एक्सपेक्टेड टू ऑप्ट। आपको अपने ओनरशिप ट्रांसफर का उसमें एग्रीमेंट में हो गया तो वहाँ पे चलो आपकी फाइनेंस लीज होगी। आपने परचेज ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन ऐसा दिया कि फेयर वैल्यू से बहुत कम प्राइस है, थोड़ा भी कम प्राइस है, और ऐसा प्राइस है, कम प्राइस है कि आपको लेसी भी ले लेगा उसको कि हाँ भी हम परचेज कर लेंगे, तो आपकी फाइनेंस लीज होगी। आपका जो लिस्ट में वो एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट कवर कर लेता है कि मान लीजिए एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ 10 साल की, 10 साल तक ही उससे बेनिफिट ड्राइव किया जा सकता है, और आपने उसको 7 साल के लिए, 8 साल के लिए या 9 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं, तो हम मान लेंगे ICI जो इसमें 60% लेकर चलती है। इंटरनेशनली IFRS में 90% लेते हैं, तो हम यहाँ पर 60% को लेकर ही चलेंगे। ICI के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा। जनरली ICI क्या लेती है, 60% लेती है। या फिर एक अगली कंडीशन है जो आपकी एसेट्स है वो स्पेशलाइज्ड इन नेचर है, यानी कि स्पेशली उस लेसी के लिए, उस लीज के लिए ही उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं, और कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस के बिना कोई और पर्सन उसको यूज़ नहीं किया कर सकता, तो हम मान लेंगे कि ये भी लीज जो आपकी फाइनेंस लीज है। या फिर जो है आपके लीज के इंसेप्शन पर, यानी कि कमेंसमेंट पर, शुरुआत पर, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स के लगभग आपके मान लीजिए आपकी एसेट्स की वैल्यू है 100 करोड़, और जो आपने लीज पेमेंट्स ली उनकी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है आपके 99 करोड़, 95 करोड़, तो लगभग देखा तो हमने उसकी एसेट्स की वैल्यू ले ही ली लीज पेमेंट्स के थ्रू, तो भी हम इसको क्या कर लेंगे, फाइनेंस लीज ही ट्रीट करके चलेंगे। तो ऐसे करके फाइनेंस लीज यहाँ पर हमारी ट्रीट हो जाएगी। परसेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आपको वही पता है, फिक्स्ड वाले हैं, इन सब्सटेंस, फिक्स्ड प्राइस, वेरिएबल, RVG, पेनल्टी, परचेज ऑप्शन को सारा हम ले लेंगे। या फिर हम ऐसे कह लें कि जो भी फेयर वैल्यू होगी उसमें से अगर हम अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू हटा दें और उसको हम डिवाइड कर दें एन्युटी फैक्टर से, लीज टर्म जो भी लीज पीरियड है उसमें, तो आपके प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगी। तो इसके बाद हम जब बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, ऑपरेटिंग हो गया, अब फाइनेंस, ये इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर है तो फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग, क्योंकि अगर ये सारी कंडीशंस मैट नहीं होती, ना तो उसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, ना परचेज ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर उसमें लेसी एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं हम कि ऑप्ट करेगा, लीज टर्म कम है 60% से, असेट्स की स्पेशलाइज नेचर नहीं है, सब्सटेंशियल वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, तो जब ये सारी कंडीशन मैट नहीं होंगी, यानी कि जब ऐसा होगा कि इनमें से एक भी कंडीशन मैट होगी तो फाइनेंस लीज, नहीं तो ऑपरेटिंग। अब बात करते हैं इनमें इनकी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कैसे होगी। अगर आप मैन्युफैक्चर या ट्रेडर हैं तो अलग होगी, और मैन्युफैक्चर ट्रेडर नहीं है, यानी कि आप क्या फाइनेंसर है, फाइनेंस फील्ड में है, तो अलग होगी। थोड़ा सा ही फर्क यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडर हैं तो क्या होगा। अगर आप ट्रेडर या मैन्युफैक्चर हैं तो जो भी आपके लीज रिसीवेबल होंगे, जो भी आपकी परसेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ रही है, उसको आप क्या कर लेंगे, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, आप उसको रेवेन्यू बुक कर लेंगे आज की डेट में, और लीज जो अमाउंट उसको रिसीवेबल बुक कर लिया। उसके बाद जो आपकी अनगारंटेड वैल्यू है, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को भी लीज रिसीवेबल बनाएंगे। बाकी और जो एसेट्स है आप उसको एसेट्स को बुक्स में से हटाएंगे, तो एसेट्स बुक वैल्यू करके आप इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा वो आपको क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पर चला जाएगा। ये दोनों मिलकर आपकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए एक मिनट, ये जो आपकी सारी अमाउंट्स हैं, जो आपके ये वाली प्रेजेंट वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू मिलकर आपको, इसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, ये आप याद रखिएगा, इसका आगे पॉइंट आएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं, आप अलग से जो लीज रिसीवेबल है उसकी सीट बनाएंगे और बुक करेंगे फाइनेंस इनकम को, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम टू लीज रिसीवेबल। फाइनेंस इनकम को बुक कैसे करेंगे, वही आपकी एंट्री कि लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम, और ये किससे होगा, जो आपका डिस्काउंट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपकी कैलकुलेशंस होगी। जो आप लीज रिसीवेबल की सीट बनाएंगे उसमें आपकी कैलकुलेशंस आएंगी, और जब आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आएगी तो उसका पहला हिस्सा फाइनेंस इनकम का, और जो बाकी बैलेंस बचेगा वो लीज रिसीवेबल के लिए आ गया। और फिर आपका कोई भी बैंक के आपके जो भी इंसिडेंटल डायरेक्ट जो आपके डायरेक्ट कॉस्ट हैं जो स्टार्टिंग में लगे आपके, वो आप राइट ऑफ कर देंगे एक्सपेंस, उसके आप वैल्यू को लीज रिसीवेबल इंक्लूड नहीं करेंगे, वो अलग से P&L में बुक होंगे। यही मेजर डिफरेंस है जो आप देखेंगे यहाँ पर आकर। जो आपका ट्रेडर है उसमें क्या होगा, जो आपकी एंट्री हो रही होगी लीज रिसीवेबल अकाउंट की, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ पर। ग्रोस हमने यहाँ पे क्या किया था, अलग अलग किया था, इन दोनों को मिलाकर जो है नेट को यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट टू कैसे, देखिए IDC यानी कि इंडायरेक्ट कॉस्ट भी जो ऑफिस का पार्ट बन रही है, टू असेट्स की बुक वैल्यू, और जो बाकी बच जाएगा वो हम P&L में कर देंगे डेबिट हो क्रेडिट हो, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें भी आपको वही करना है, लीज लायबिलिटी की शीट बनानी है, फाइनेंस इनकम को बुक करना है, लीज रिसीवेबल की लायबिलिटी लीज रिसीवेबल की शीट बनानी है, फाइनेंस इनकम को बुक करना है। और ये कैसे होंगी, ठीक है जी, ये आ गई इंसेंटिव और IDC, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम लीज रिसीवेबल, सेम टाइप की वही एंट्री यहाँ पर हमारी आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्नड इनकम, हाँ कई बार जो है ऐसे पूछ लेते हैं कि आपकी अर्नड इनकम कितनी है, तो आप ग्रोस में से नेट इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे। नेट इन्वेस्टमेंट तो आपने देख ही लिया कि आपकी लीज पेमेंट की परसेंट वैल्यू हो गई, और URG अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की परसेंट वैल्यू होगी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं इसको, ग्रोस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम जो परसेंट वैल्यू ऑफ LP प्लस UGRV को हम यहाँ पर ग्रोस इन्वेस्टमेंट लेकर बोलते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस UGRV यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोस इन्वेस्टमेंट के कारण लेके चलेंगे, तो उसमें से हम क्या निकाल देंगे, नेट इन्वेस्टमेंट, तो हमारे यहाँ हो जाएगी अर्नड इनकम। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी ऑपरेटिंग लीज की। ऑपरेटिंग लीज में हम कैसे करेंगे, आप जो डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट लॉस से खुद बुक करेंगे, यानी कि आप असेट्स बुक में से यहाँ पर नहीं हटाएंगे। फाइनेंस लीज से हम असेट्स बुक में से हटा देते हैं, तो यहाँ पर असेट्स को हम बुक में रख के ही चलेंगे, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है हो गया, हाँ डेप्रिसिएशन वगैरह लेसरी बुक करके जो चलेगा। जो आपकी जितनी भी टोटल जो एग्रीड लीज पेमेंट्स है उनका जो लीज रिसीवेबल आ रहा है, उसमें से आप जो भी इंसेंटिव वगैरह आप उसको हटा देंगे, उसको डिवाइड करेंगे लीज टर्म से, और इसको आप SLM बेसिस पे आगे बुक करते हुए चलेंगे। इंडायरेक्ट कॉस्ट को जो है आप पार्ट ऑफ असेट्स आपका बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका इंसेंटिव वगैरह है उसमें से क्या करेंगे, लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि जो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही थी उसको। फिर आपको यहाँ पे चलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल टू लीज इक्वलाइजेशन, हर ईयर पर ईयर की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बैंक अकाउंट के यहाँ पे आ गई, और जो बाकी बच के आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। और ऐसे करके अर्नड फाइनेंस इनकम आपकी ये आ गई, ठीक है। ये पर ईयर की वैल्यू यहाँ से हम ले ली, ये हमने यहाँ पे, ये आपकी हो गई IDC पेमेंट। कोई इंसेंटिव IDC है तो क्या करते हैं, IDC को हम लेके जाएंगे एसेट्स में, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके, और इंसेंटिव अगर कोई है तो लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लीज रेंटल आपका यहाँ से आगे जो ऊपर वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। लीज रेंटल कौन सा है आपका, ये जो ये वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी, ये वाली, ये वाली जो वैल्यू है ये, यहाँ ये टोटल लीज रिसीवेबल जितने आपके मिलने हैं उसमें से अगर आप इंसेंटिव हटा देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे ओवरऑल को लीज टर्म से, तो आपका पर ईयर के लीज टर्म आपकी लीज रिसीवेबल आ गया, यानी कि जो आपकी इनकम आनी है तो आप उसको बुक कर लेंगे। जब इनकम आएगी उसको आप बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल्स, और बाकी जो बैलेंस बचेगा यानी कि आपकी इनकम का पार्ट और बैंक अकाउंट का जो डिफरेंस होगा उसको हम डाल देंगे लीज यूटिलाइजेशन में। बस 1 साल चलेगा, वो लास्ट में जाकर नेट ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं मॉडिफिकेशन में।
सबसे पहले तो जो मॉडिफिकेशन है इनके पास यहाँ पर कोई भी आपका जो है एक्सपीरियंट का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट है कोई रिलैक्सेशन लेसर के पास नहीं है। इसको हमने कहीं लिखा हुआ भी होगा, ये देखिए हमारे पास कोई भी लेसर के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट नहीं है। और लीज इक्वलाइजेशन जो है वो अपने आप एडजस्ट यहाँ पर हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं। मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि आपने कोई न्यू एसेट्स लीज पर दिया है, उसका वही कंसिडरेशन क्या स्टैंड अलोन प्राइस पे, तो उसको अलग ले लीजिए LIC के उसमें हमने देखा था। अगर नहीं है तो आपकी मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, आपकी पहले फाइनेंस लीज थी और अब ऑपरेटिंग लीज हो गई है, ऐसा है तो आप क्या करें, एसेट्स को वापस से बुक कर लें जो आपने फाइनेंस लीज में हटा दी थी, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में तो होती है। तो बुक वैल्यू पे ले आएँ उसको, कौन से बुक वैल्यू, लीज रिसीवेबल, जो भी आपका लीज रिसीवेबल उसको आप डायरेक्ट एसेट्स में ट्रांसफर कर दें और फिर जो ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करें। आपकी ऑपरेटिंग लीज थी, फाइनेंस लीज हो गई है, तो अब क्या करना, फाइनेंस लीज के हिसाब से एंट्री करनी है। जो बैलेंस जितना भी था आपको इक्वलाइजेशन में जो बैलेंस अभी तक आ रहा था उसको क्या कर दें, राइट ऑफ कर दें, P&L में डाल दें। मॉडिफिकेशन हुआ पर ऑपरेटिंग लीज ऑपरेटिंग ही रहेगी, तो जो भी चेंजेस आप उसको अगले नेक्स्ट ईयर्स के लिए प्रोस्पेक्टिवली चेंजेस कर दें। फाइनेंस लीज थी, फाइनेंस लीज ही रहेगी, तो जो न्यू रिसीवेबल्स आपके आ रहे हैं कैलकुलेशंस करके उसको आप रिकॉर्ड कर लें, जो पुराने हैं उसको आप राइट ऑफ कर दें और जो बैलेंस आ गया उसको भी क्या करें, P&L में ले जाएं। इसके बाद में कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, इसके साथ ही हमारा इंडिया 116 खत्म हो जाएगा। P&L ऑन सेल ऑफ असेट्स है, कोई आपकी जितनी भी है फाइनेंस लीज में, फाइनेंस इनकम कितनी है, लीज रिसीवेबल क्या है आपकी, करंट कितनी है, नॉन करंट कितनी है, इसको अलग अलग से दिखाना है, बैलेंस शीट में भी अलग दिखाना है और आपको डिस्क्लोजर्स में भी देना। आपके ऑपरेटिंग लीज की इनकम कितनी है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको सारी जो है यहाँ पर दिखाकर चलनी है। तो इसी के साथ हमारा इंडिया 116 लीजेस कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। इसमें उन्होंने सब कुछ देख लिया, तो चलिए फिर अब मिलते हैं नए इंडियाज़ के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।